गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। तो पहला टॉपिक आज प्रीलिम्स बूस्टर का है इंटरनेट फ्रीडम्स। तो हमें पता है कि अभी G7 कंट्रीज़ की एक समिट चल रही थी, तो उसमें डेमोक्रेटिक कुछ और कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और जो है साउथ अफ्रीका, उनको भी बुलाया गया था। तो इनके साथ मिलकर एक ग्रुप जो बना है डेमोक्रेसीज 11, G7 कंट्रीज प्लस ये 4 कंट्रीज के साथ जो एक ग्रुप बना दिया है, एक इनफॉर्मल सा ग्रुप है डेमोक्रेसीज 11। इन्होंने अभी एक ओपन सोसाइटीज की स्टेटमेंट इशू की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जो इंटरनेट शटडाउन्स होते हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंटरनेट शटडाउन्स, उनको हमको टैकल करना है, उनको हमको एक तरह से डिस्करेज करना है वर्ल्ड वाइड। क्योंकि कंट्रीज जो है वो अपने एक तरह से फ्रीडम्स को छुपाने के लिए, फ्रीडम्स को दबाने के लिए क्या होता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड कुछ ऐसे कैंपेन्स होते हैं कि कुछ जो लीडर्स हैं वो अपने उनके खिलाफ अगर कुछ आवाज़ उठाई जाए, ऑफ कोर्स लेजिटिमेट आवाज़ उठाई जाए, तो उसको भी वो दबाने के लिए पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंटरनेट शटडाउन कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये डेमोक्रेसीज 11 जो एक ग्रुप है, इन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया है कि हमको ओपन सोसाइटीज चाहिए जिसमें कि इंटरनेट शटडाउन जो है वो नहीं होंगे। ठीक है, अब ये जो इंटरनेट शटडाउन की बात जब की जा रही थी, तो इंडिया ने उसमें एक जो है वो अपना इनपुट दिया है इस स्टेटमेंट में और कहा है कि यस, हम इंटरनेट फ्रीडम के बिल्कुल फेवर में हैं, लेकिन अगर नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा है तो उस केस में ये फ्रीडम्स जो है वो एक तरह से बैक सीट पर चली जाएंगी और नेशनल सिक्योरिटीज को हम जो है हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो इस बात पर सारी G7 कंट्रीज और गेस्ट कंट्रीज हैं वो एग्री करी और उन्होंने इंडिया की इस कंसर्न को अपनी स्टेटमेंट में डाल दिया है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। पहले तो हम समझ लो कि जब हम ये बात चल रही थी तो इसमें जो है अनब्रिडल्ड मतलब कि अनलिमिटेड फ्रीडम्स की बात चल रही थी, लेकिन इंडिया के कहने पर G7 कंट्रीज ने कहा कि हाँ, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल चीज़ है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा हो तो इंटरनेट फ्रीडम्स को रोकना या उसको दबाना जो है वो लेजिटिमेट है। ठीक है, अब इंटरनेट कर्ब्स कहाँ कहाँ लगाए गए हैं, जैसे आपको पता है कश्मीर में जब वो आर्टिकल 370 की अमेंडमेंट हुई है, तब वहाँ पर बहुत लंबे समय के लिए इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोनी को उसको शटडाउन कर दिया गया था। फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पर भी जो दिल्ली और असम में इंटरनेट फ्रीडम्स के ऊपर एक तरह से कुछ टाइम के लिए कर्ब लगाया गया था। फिर हांगकांग में चाइना ने बहुत लगाया है। ठीक है, ऑफ कोर्स हांगकांग अथॉरिटीज ने लगाया। चाइना का जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ जब वहां पर इम्प्लीमेंट हुआ तो वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उसके खिलाफ भी शटडाउन लगाया गया था। तो अब इंडिया ने क्या बोला कि यस, हम ओपन सोसाइटीज जो हैं वहां पर कुछ ऐसी, क्योंकि वो सोसाइटीज ओपन है, वहां फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो डिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज, साइबर अटैक्स, इसका खतरा परमानेंट बना रहता है। तो इसको अगर हमको फाइट करना है तो हमको कुछ ऐसे पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जहां पर हमको लग रहा है कि ऐसी डिस इन्फॉर्मेशन से नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, तब हमको इंटरनेट पर कुछ टाइम के लिए जो है वो रोक लगानी जरूरी है। ठीक है, तो ये इंडिया का कहना है और ये बिल्कुल सही बात है। इंडिया की जो बात है इसको सारी कंट्रीज, जो G7 कंट्रीज हैं, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है, तभी उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया इस बात को। ठीक है, अब इंडिया ने कहा है कि जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड शटडाउन जो हैं, इंटरनेट शटडाउन जो हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर के कंसर्न में जो है वो उसमें वो एक्सेप्शन है। ठीक है, वैसे हम पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंटरनेट शटडाउन के फेवर में नहीं है, मतलब इंडिया ने भी यही बोला है कि हम नहीं चाहते कि कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंटरनेट हम शटडाउन करें इंडिया में। लेकिन उसकी एक्सेप्शन क्या है कि अगर हमारे लॉ एंड ऑर्डर को, पब्लिक ऑर्डर को खतरा होता है, किसी की लाइफ को खतरा हो सकता है उससे, या नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, तब हम जो है इंटरनेट फ्रीडम्स को कुछ टाइम के लिए, कुछ पीरियड के लिए बैक सीट पर डालने के लिए भी तैयार है। इन बातों को G7 कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया है, उस स्टेटमेंट में भी डाला है। तो अब हम ये देखते हैं कि इंडिया में इंटरनेट शटडाउन कैसे किया जाता है। तो 2017 से पहले तो जो हमारा जो आपको पता है ना, सेक्शन 144 जिसको हम कहते हैं कि 4 से ज़्यादा लोग नहीं खड़े हो सकते, एक ग्रुप में नहीं खड़े हो सकते, उसी के अंदर ही इंटरनेट सस्पेंशन के ऑर्डर जो हैं मजिस्ट्रेट जो होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, वो इशू कर देते थे। लेकिन 2017 के बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए न्यू रूल्स, जिसका नाम है टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सर्विस रूल्स।
ये टेलीग्राफ एक्ट जो इंडिया का है उसके अंदर ही इसको इशू किया गया, इन रूल्स को नोटिफाई किया गया। तो जो अब सेक्शन 5 सेक्शन 2 है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का, वो कहता है कि अगर सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी पे खतरा है इंडिया की, उन केसेस में इंटरसेप्शन ऑफ मैसेजेस जो है वो वैलिड हैं, ठीक है। अब ये इंडियन टेलीग्राफ एक्ट क्या कह रहा है? इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 में बनाया गया था और ये गवर्न करता है यूज ऑफ वायर्ड और वायरलेस टेलीग्राफी, ठीक है। उस टाइम पर तो वायरलेस टेलीग्राफी नहीं होती थी, तो उसको ऑफ कोर्स बाद में ऐड किया गया वायरलेस टेलीग्राफी को। तो अब ये वायर्ड और वायरलेस जो टेलीग्राफी है, टेलीफोन्स, टेलीटाइप, रेडियो कम्युनिकेशन, इन सब को रेगुलेट करने के लिए ये लॉ लेकर आई थी ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट उस टाइम पर। टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट होती रहती है, जैसे अब मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट उस टाइम पर नहीं होता था, तो अब ये सब चीज़ों को भी जो है रेगुलेट करने के लिए इसी के अंदर, एक्ट के अंदर प्रोविजंस डाले जाते हैं। अब इस एक्ट के अंदर ही जो आपने सुना होगा ना कि मोबाइल के जो मोबाइल फोन टैप हो रहा है किसी का, या फिर इंटरसेप्ट किया जा रहा है उसकी कम्युनिकेशन को, वो इसी एक्ट के अंदर ही किया जाता है, ठीक है। अब इस केस में अगर जैसे आपको एग्जांपल दूं मैं कि अगर मोबाइल फोन किसी का टैप करना है तो उस स्टेट के होम सेक्रेटरी लेवल की पोजीशन से जो है वो एक बार परमिशन लेनी जरूरी होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस उठा के किसी का भी मोबाइल फोन टैप करना शुरू कर सकती है, वो इलीगल होगा। उनको कुछ पर्टिकुलर ऑफिसर्स को जो है वो उनसे रिटर्न परमिशन लेनी पड़ती है किसी का भी फोन टैप करने के लिए या इंटरसेप्ट करने के लिए, ठीक है। अब उसमें भी ऐसा नहीं होगा कि किसी भी केस में कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं कि समझ लो नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है या कुछ टेररिस्ट कम्युनिकेशन चल रही है, तो उस केस में जो है ये इंटरसेप्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, इंटरनेट फ्रीडम्स। So as we all know that G7 summit was going on in South England, and some guest countries, some democracies were invited to that summit. India was amongst those 4 countries. So India, Australia, South Korea, and South Africa were the guest countries who were invited in this forum. Okay, so G7 plus these 4 countries, they have signed a declaration, or we can say a statement. The statement is G7 and guest countries 2021 Open Society Statement. So this statement contains a provision which says that internet shutdowns must be discouraged and internet freedoms must be encouraged. Okay, so they were talking about how the politically motivated internet shutdowns are prevailing in the rest of the world. So it is important that we curb the use of politically motivated internet shutdowns. Okay, but of course after India interfered in this while formulation of this statement, so after taking the concerns of India, this G7 and guest countries statement has accommodated the concerns of India. India was saying that yes, of course, we respect we respect the idea that there should be no politically motivated internet shutdowns, but there shall be some exceptions to it. So what are those exceptions? So let us assume that if there is a case in which there is an apparent threat to national security or or public order, then in that case the governments or the countries, they are legitimately empowered to enforce internet crackdowns or internet shutdowns. Okay, so this G7 countries and these guest countries have also realized that India is saying the right thing, and they have accommodated the concerns which were raised by the Indian government. Okay, so basically MEA had raised these concerns, and these countries have accommodated and found it to be valid. Okay, so there have been instances of internet curbs in Kashmir, in Delhi and Assam during some protests. Okay, so when these protests turned out to be harmful for the public order, the government was left with no other option but to curb the internet usage in that area. Okay, so similar communication shutdowns were imposed in Hong Kong also when they were protesting against the Chinese government's national security law, which meant extradition of Hong Kong people to China in case they are raising the voice against the Chinese Communist Party. Okay, so what has India said? That yes, India has said that yes, we are
very much in favor of discouraging politically motivated internet shutdowns, but we have some concerns, we have some exceptions to this rule, and in case of national security and law and order situation, we will be doing it. And these exceptions have been accommodated by the G7 countries and the guest countries who were participating in this summit. Okay, because India has said that open societies, all the democracies, they are all vulnerable to fake news, disinformation and cyber attacks. So in case of any of such situation, we will be left with no other option but to use the legitimate crackdown on internet, and basically prevent the public space and cyberspace from any adverse situation. Okay, so what are the procedures, how India suspends the internet? So before 2017, we were using only the tool of section 144 of the CRPC, which generally prohibits a large group of people to gather. Okay, these provisions are issued by the district magistrate, but since 2017, the government notified temporary suspension of telecom services rules under the Telegraph Act. Now, under Section 5, subsection 2 of Indian Telegraph Act, we have mandated that interception of messages, if done in the interests of sovereignty and integrity of India, they will be valid. Okay, so what is this Indian Telegraph Act? It was enacted in 1885 by the then British Indian government, and it deals with all the use of communication and technology such as wired and wireless telegraphy, telephones, teletype, radio communication and digital data communications. So of course at that time there was no internet, but with several amendments to this legislation, we have also added the internet communication to this act. Okay, so it provides the law enforcement agencies with the right to intercept or monitor communications and tap phone lines in case there is a threat to private or public property, or there is a threat to national security, or or basically it is if it is important to prevent the sovereignty and integrity of India. Okay, so now let us see the next topic, which is integrated food security phase classification. तो जो यूएन इमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने बोला है जो टिग्रे रीजन है इथोपिया का, अब आपको पता है ना वहाँ पर जो है वो कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा है, हमने डिस्कस भी किया था इसको, आई थिंक नवंबर में डिस्कस किया था हमने। कन्फ्लिक्ट तो आपको जानने का जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि क्या कन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन जो है ये है क्या। ठीक है, तो यूएन इमरजेंसी जो रिलीफ कोऑर्डिनेटर है उन्होंने बोला है कि टिग्रे जो है वो फेज 5 सिचुएशन में पहुंच गया है फूड इनसिक्योरिटी के केस, फूड इनसिक्योरिटी के। अब इसमें क्या हो रहा है कि मतलब 3.5 लाख लोग, जो 60 लाख की पॉपुलेशन में से 3.5 लाख जो लोग हैं वो फैमिन की सिचुएशन में पहुंच चुके हैं। तो बहुत एक जो फैमिन कंडीशंस पहुंच चुकी हैं वहाँ पर टिग्रे में, क्योंकि वहाँ पर कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो है वहाँ के एक तरह से पॉलिटिकल और मिलिट्री के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसको जो है उसकी वजह से जो है ये सिचुएशन वहाँ पर आ गई है। तो अब ये स्केल कहता क्या है, जिसको इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन बेसिकली एक स्केल बताता है हमको कि किस कैटेगरी जो है उसमें हम जो है फूड इनसिक्योरिटी को, हम फूड सिक्योरिटी या फूड इनसिक्योरिटी को बेसिकली हम किस कैटेगरी में जो है कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्राइसिस की सिवेरिटी को देखने के लिए कि कितना खतरनाक वो फूड क्राइसिस है, उसके लिए एक स्केल बनाया है, जो कि असल में सबसे पहली बार इसको सोमालिया में यूज़ किया था यूएनएफएओ ने। ठीक है, तो यूएनएफएओ का एक फूड सिक्योरिटी एनालिसिस यूनिट है, उन्होंने बनाया था कि सोमालिया में इस स्केल को यूज़ करके हम देखेंगे कि फूड क्राइसिस की सिचुएशन कितनी ख़राब है। ठीक है, तो अब ये स्केल भी देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि फेज़ 1 वो सिचुएशन होगी जो कि जनरली फूड सिक्योर सिचुएशन होगी, जिसमें मतलब क्या होगा कि 80% हाउस होल्ड जो हैं उनकी जो बेसिक फूड नीड्स हैं वो बिना किसी एक तरह से इशू के जो है उनको सिक्योर हो रही है। फेज़ 2 होगा, फेज़ 2 में क्या है कि 20% जो हाउस होल्ड्स हैं
उनकी जो है फूड कंजम्पशन जो है वो कम होनी शुरू हो चुकी है, ठीक है, बिकॉज क्योंकि फूड की अवेलेबिलिटी थोड़ी कम होनी शुरू हो गई है, उसकी वजह से जो 20% पॉपुलेशन है उनको जो है मिनिमली जो आई एम सॉरी बहुत ही मतलब रिड्यूस्ड जो है वो फूड की कंजम्पशन उनकी हो चुकी है। थर्ड फेज में क्या होता है कि 20% हाउस होल्ड की जो है फूड कंजम्पशन भी कम हो गई है और माल न्यूट्रिशन भी आ गया है, वो बढ़ने लग गया है, ठीक है। फेज 4 सिचुएशन होगी कि 20% हाउस होल्ड जो है वो एक्सट्रीम सिचुएशन में जा चुके हैं, उनकी फूड कंजम्पशन बहुत कम हो चुकी है और जो एक्यूट माल न्यूट्रिशन है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और जो मॉर्टेलिटी है उसकी वजह से मौत भी होनी शुरू हो गई है भूख की वजह से, ठीक है। अब जो फेज 5 है वो तो वर्स्ट सिचुएशन है, जो फैमिन की सिचुएशन है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 20% जो हाउस होल्ड्स हैं उनके पास कंप्लीट लैक ऑफ फूड है, उनके पास बिल्कुल ही उनके पास फूड की जो है वो जो है अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, ठीक है। वो भूखे मरना शुरू हो चुके हैं और जो एक्यूट माल न्यूट्रिशन है वो 30% से ज़्यादा जा चुका है और मॉर्टेलिटी जो है वो रेट इतना बढ़ चुका है कि हर 10,000 पे 2 पीपल आर डाइंग पर डे, ठीक है। तो भूख की वजह से मौतें इतनी ज़्यादा शुरू हो चुकी हैं। तो ये फेज़ 5 की सिचुएशन ये टिगरे में आ चुकी है, तो ये यूएन के इमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर कह रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, 1945 में यूएन के साथ ही इसको बनाया गया था। अब इसका हेडक्वार्टर जो है वो रोम में है, इटली में, ठीक है। फूड सिक्योरिटी इंश्योर करता है ये सारे जो है सबके लिए। अब इसमें 197 मेंबर कंट्रीज हैं। अब इसके अंदर ना अलग से यूरोपियन यूनियन को भी एक तरह से इसमें जो है वो रिप्रेजेंटेशन मिली हुई है, ठीक है। अब इसमें एक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक काउंसिल भी होती है, जिसने अभी रिसेंटली जो है इंडिया की मेंबरशिप को अप्रूव किया है कि इंडिया जो है वो इसमें एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जा चुका है, ठीक है। अब वर्ल्ड फूड डे जो है 16 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उसी दिन जो है यूएनएफएओ को बनाया गया था। अब फंक्शंस क्या हैं एफएओ के, अब देख लो कि जैसे फिशरीज, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री या फिर लैंड रिसोर्सेज, इन केसेस में जो है वो उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है उसके बारे में सजेशन देते हैं, रिसर्च करते हैं, टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं मेंबर कंट्रीज़ को और एजुकेशनल प्रोग्राम्स चलाते हैं और बहुत सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो भी इशू करते हैं, जैसे स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स भी ये इशू करते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस सी दिस नेक्स्ट टॉपिक विच इज Integrated Food Security Phase Classification. So the UN Emergency Relief Coordinator in Ethiopia, in the Tigray region of Ethiopia, it has said that this region has reached the phase 5 of food insecurity or the food crisis, where almost 350,000 people of the total 6 million population is experiencing a situation of famine. Okay, so what is this scale basically? So this integrated food security phase classification is a scale which provides us insights about the nature and severity of a food crisis. Okay, so it was originally developed for use in Somalia by the UNFAO, UNFAO's Food Security Analysis Unit, and now it is being used in Tigray region to see how severe is the situation of food crisis in the region. Okay, so this is the scale. So this scale is used to determine the food security, or we can say food insecurity. Okay, so the most deadly phase of this under this scale, the famine situation, this phase 5 has been reached in Tigray. Okay, so it is very alarming. It is a very alarming situation because there are mortality rates are also increasing, and acute malnutrition prevalence has exceeded 30% rate. 20% people of this region are experiencing complete lack of food and they are starving to death. So there is a situation of humanitarian disaster, so the world needs to combat this situation as soon as possible. Okay, so now let us see what is this Food and Agriculture Organization. So it's a part of the United Nations, or it's a specialized agency of the United Nations basically. So it was established in 1945 and its headquarters is in Rome, Italy. Okay, so it was founded with the goal to provide food security for everyone. It has 197 member countries with
representation to European Union as well. Okay, so it conducts biennial conferences. Recently, the FAO Council has approved India's membership to its executive board, to the executive board of United Nations World Food Program, and the World Food Day is celebrated on 16th October because UNFAO was established on that day. Okay, in 1945. So the functions of FAO are it basically conducts research and provides technical assistance to improve agriculture, fisheries, forestry, and other sectors which are related to which all of these are related to food security. And it conducts educational programs and training of people so that agriculture data can be analyzed, and it could help the member countries to realize a pretty decent situation, a pretty decent food security situation in their country. It also releases number of reports. These reports are mentioned here. You can read that from this PDF. Okay, so now let us see the next topic, which is forex reserves. तो पहली बार इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो $600 बिलियन के मार्क को जो है वो क्रॉस कर चुके हैं. ठीक है, एक बहुत ही अच्छा हमारे लिए कि ये मतलब सिचुएशन है. बाकी तो हमारे जो सेकेंड वेव के बाद इकोनॉमी जो है वो सफ़र कर रही है, लेकिन फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, तो ये फॉरेक्स रिजर्व्स क्या होते हैं कि एक कंट्री के पास कितने एक्सटर्नल एसेट्स पड़े हैं, रुपी के अलावा जो हमारे असेट्स जो हैं एक्सटर्नल, जो डॉलर या गोल्ड या फिर SDR या RTP कितना हमारे पास पड़ा है, उसको हम फॉरेक्स रिजर्व्स कहते हैं. ठीक है, अब इसको इंडिया में कौन कंट्रोल करके रखता है? RBI के पास पड़े होते हैं ये. ठीक है, अब इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बेसिकली फॉरेन करेंसी असेट्स हमारे पास कितने US डॉलर हैं, यूरो है, ब्रिटिश पाउंड है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जापानीज येन, ये फॉरेन करेंसी असेट्स जो है हमको हमारे पास कितने पड़े हैं. फिर गोल्ड भी आता है इसके अंदर. ठीक है, फिर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स IMF की एक तरह से जो करेंसी है उसको हम SDR कहते हैं. फिर जो रिजर्व ट्रांसपोजिशन होती है IMF में कि कितनी हमने कैपिटल जो है वो IMF में लगाई हुई है, वो भी हम फॉरेक्स रिजर्व में ही काउंट करते हैं. ठीक है, अब फॉरेक्स रिजर्व्स की ज़रूरत क्या होती है? IMF कहता है कि इस जितने ज़्यादा हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं किसी भी कंट्री के पास, तो उसका जो है उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है वो उस कंट्री पे विश्वास करते हैं कि अगर कभी मतलब इनके पास इतना पैसा है, इतना फॉरेक्स रिजर्व्स पड़े हैं कि कभी ये डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे. ठीक है, फिर अगर फॉरेन करेंसी की मार्केट में जो है वो वॉलेटिलिटी भी आती है, तो वो कंट्री जो है जिसके पास फॉरेक्स रिजर्व्स अच्छे खासे पड़े हैं वो इससे बच जाती है, क्योंकि उनके पास अच्छे फॉरेक्स रिजर्व्स पड़े होते हैं. अब इंडिया को कैसे इसमें बेनिफिट मिलेगा? हाउ इट विल बेनिफिट इंडिया? अब इंडिया जो है एक्सटर्नल और इंटरनल फाइनेंशियल इश्यूज से लड़ने के लिए कंफर्टेबल सिचुएशन में रहेगा, बिकॉज हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में फॉरेक्स रिजर्व्स पड़े हैं. ठीक है, अब इम्पोर्ट बिल, क्योंकि हम इम्पोर्ट जो है फॉरेन करेंसी में ही करते हैं, फॉरेन करेंसी के साथ एक्सचेंज करके ही करते हैं, तो हमारे पास इतने फॉरेक्स रिजर्व्स हो चुके हैं कि हम एक साल से भी ज़्यादा जो है का जो हमारा खर्चा है बाहर का, जो फॉरेन इंपोर्ट का, उसको हम पूरा कर सकते हैं. ठीक है, अब ज़्यादा जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व होने की वजह से जो रुपी है वो भी अप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगा डॉलर के कंटेक्स्ट में, क्योंकि ये रुपी की वैल्यू बढ़ेगी. ठीक है, अब इससे सबसे बड़ा जो हमारे को बेनिफिट है वो ये है कि जो बाहर से इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे उनको इतना विश्वास होगा कि हाँ, इनके पास $600 बिलियन पड़े हैं, तो कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगी, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा है ऑलरेडी. ठीक है, तो इन्वेस्टर्स का जो है कॉन्फिडेंस इंडिया की मार्केट्स के ऊपर जो है वो इम्प्रूव होगा, और सबसे बड़ा यही फ़ायदा है हमारे को इसका. सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. फॉरेक्स रिजर्व्स. सो इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व्स हैव रीच्ड or have crossed the $6 billion mark for the first time, and it is a very important news for us. That's why we're covering it, of course. So what are these forex reserves? So these are the external assets that a country holds in the form of gold, for foreign currency assets, SDRs or RTPs. Okay, so what it is controlled in India by the RBI. Okay, so what are the components of forex reserves? So foreign currency assets in terms of US dollar, British pound, Australian dollar, Japanese yen, all these currencies which are controlled, which are in possession by RBI, it is a part of our forex reserves. So gold,
the deposits of gold which RBI is holding, it is also a part of our forex reserves. So SDR is the currency in which IMF deals with. If IMF gives you loans, it gives you loans in SDRs only. Okay, so RTP is reserve tranche position. So it is the amount of capital that you hold with IMF. Okay, like you hold a certain amount of money with IMF to be its member or to increase your influence in IMF. That capital itself forms a part of forex reserves. So why we need such amount of forex reserves? It helps us to build confidence amongst investors because they know that this country is holding that much wealth or that much forex reserves, so it won't default in any period of time. Okay, it also limits vulnerabilities which are present in international currency markets, because when we're holding a high amount of forex reserves, we have a cushion against such vulnerabilities. Okay, so how this rise in forex reserves will help India? The most important thing is it will help to boost investor confidence. Who these external investors who are planning to invest in India, they will see that yes, this country has a lot of forex reserves, so they are not going to default in any time. So my money will be safe if I invest in this country. Okay, so it will also help us to appreciate the currency or appreciate our rupee against the dollar. So it will also provide a big cushion to us in case our imports increase in the next 1 or 2 years. Okay, it will also give a comfort to the government of India and the RBI to manage its external and internal financial situation at a time, especially when we are experiencing a pandemic-led economic contraction. Okay, so now let us see the next topic, which is ethanol blended petrol. जो हमारे सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, उन्होंने बोला है कि एथनॉल डिस्टिलेशन कैपेसिटीज़ जो है वो कंट्री में हम इंक्रीज़ करनी शुरू कर दी है, क्योंकि हमको पता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो अनाउंस किया था अभी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे कि हम जो हमारा टारगेट है एथनॉल ब्लेंडिंग ऑफ पेट्रोल 20% तक का, जो 2030 तक का टारगेट था, उसको हमने प्रीपोन करके अब 2025 तक कर दिया है. ठीक है, कि हम पहले पेट्रोल में 20% एथनॉल डालना चाहते थे, ब्लेंड करना चाहते थे 2030 तक, लेकिन अब हमने उसको टारगेट को प्रीपोन कर दिया कि हम उसको उस टारगेट को 2025 में ही अचीव कर लेंगे. ठीक है, अब एथनॉल क्या होता है? ये एनहाइड्रस एथाइल अल्कोहल है, जिसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. लेकिन इसको किससे प्रोड्यूस किया जाता है? शुगर केन मोलासेस से, मेज, व्हीट, मतलब जिसमें भी हाई स्टार्च कंटेंट है उससे इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है. मोस्टली इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है वो शुगर केन मोलासेस से ही जो है फर्मेंटेशन का प्रोसेस यूज़ करके एथनॉल को जो है वो ब्लेंड किया जाता है. ठीक है, बनाया जाता है बेसिकली. और क्योंकि इसके अंदर आप देख रहे हो ना कि ओ भी है, ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन होने की वजह से जो है आपके इंजन में फ्यूल की अच्छी तरह से जो है वो बर्निंग हो सके, उसकी कंबस्शन अच्छी कंप्लीट तरीके से हो सके, उसको भी ये एथनॉल जो है वो इंश्योर करता है कि आपका पेट्रोल ठीक तरह से कंबस्ट हो पाए. उससे क्या होगा, अगर पूरा वो जल जाएगा, पेट्रोल अच्छी तरह से कंबस्शन होगी तो एमिशंस भी नहीं करेगा वो. ठीक है, तो आपके लिए एक तरह से विन विन सिचुएशन हो जाती है. और ये एथनॉल क्योंकि हम जो प्लांट से लेते हैं इसको, तो इसलिए हम इसको जो है वो रिन्यूएबल फ्यूल भी मानते हैं. ठीक है, अब एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम जो है वो हमने 2003 में स्टार्ट किया था और कहा था कि हम पेट्रोल में जो है धीरे धीरे एथनॉल की ब्लेंडिंग करनी शुरू करेंगे. कि मतलब अगर 1 लीटर पेट्रोल है तो उसमें 950 मिलीलीटर पेट्रोल लगेगा और 50 ml जो है वो एथनॉल डाल देंगे. ठीक है, तो हमारा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जो करके 5%, 10%, 20% उतनी पेट्रोल की हमारी सेविंग्स होती रहेंगी और पेट्रोल की भी एफिशिएंसी बढ़ती रहेगी. ठीक है, 2001 में हमने शुरू में इसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसको शुरू किया था कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, और फिर 2003 के बाद हमने टारगेट रखा कि 5% जो है एथनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल की जाएगी. ठीक है, 2006 में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कहा कि 5% एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल आप शुरू कर दो, और इसको एक्सटेंड कर दिया गया था रिसेंटली पूरे इंडिया में, लेकिन यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप में इसको भी नहीं किया गया था. ठीक है, अब 1 अप्रैल 2019 से जितनी OMCs हैं उनको हमने कहा है कि आप जो है वो नेक्स्ट टारगेट पे मूव करो,
जो हमारा टारगेट है कि 2022 तक हमने 10% तक का जो है एथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है, ठीक है। तो मतलब 1 अप्रैल 2019 से हम नेक्स्ट टारगेट पे मूव हो चुके हैं कि हमने 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो पेट्रोल में करनी है। अभी रादर जो है 5.6% ब्लेंडिंग तो शुरू में ही शुरू हो गई थी। अभी रिसेंटली कहीं मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि किसी एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने तो इवन 8% जो है वो भी एथेनॉल ब्लेंडिंग करके जो है वो दिखा दिया है, ठीक है। और अब जो टारगेट है, जो 20% का टारगेट था जो 2030 का था, उसको है अब रिवाइज करके जो है 2025 में कर दिया गया है, ठीक है। So now let us see this topic in English. Ethanol blended petrol. So the Secretary of Department of Food and Public Distribution, has said that ethanol distillation capacities in the country are being doubled, will be doubled basically by the year 2025, because we want to realize the dream of PM Modi, who has said that India will prepone its target of blending 20% ethanol in petrol from the earlier target of 2030 to 2025. Okay, so what is ethanol? So it's basically anhydrous ethyl alcohol, and it is produced from sugarcane, maize, wheat, etc. Basically all those crops which have high starch content. In India, it is mostly produced from sugarcane molasses, so via using a fermentation process. So this basically benefits the sugarcane farmers. Okay, so as this ethanol contains oxygen, it allows our vehicle engines to completely combust the fuel, and when the fuel or the petrol is completely combusted, it results in fewer emissions. Okay, so it's a win-win situation that we are saving petrol as well as we are bringing down the emissions also. Okay, as this ethanol is produced from plants, we consider this ethanol as a renewable fuel. So this ethanol blended petrol program, it was launched in 2003, and it was in 2001 it was started as a pilot project in certain districts or certain locations, and since then, since 2003, we have targeted 5% ethanol blended petrol. In 2006, oil marketing companies started selling 5% ethanol blended petrol to subject to commercial viability, of course. And this program has been recently extended to the entire country, with, of course, exception to UTs of Andaman and Nicobar and Lakshadweep islands. Okay, so from 1st April 2019, we have set a target that we will start blending petrol, we will start blending ethanol with petrol to the tune of 10%. Okay, so we have currently a target of from 2019 to 2022 to reach the 10% blending target. Okay, and as I've told you, the blending target of 20% has been preponed now to 2025. Okay, so now let us see the next topic, that is तुलु लैंग्वेज. तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो डिमांड कर रही हैं कि जो तुलु लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दे दो, ठीक है. अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है कि वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है. अभी ये हमारे जो 2 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दक्षिण कन्नड़ और उडुपी, ये कर्नाटका के डिस्ट्रिक्ट हैं, और कासरगोड डिस्ट्रिक्ट जो है केरला का, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ये तुलु लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, ठीक है. अब ये तुलु के बारे में थोड़ा सा देखते हैं. इन रीजन्स को, ये दक्षिण कन्नड़, उडुपी और ये कासरगोड डिस्ट्रिक्ट वाला जो एक तरह से बेल्ट है, इसको हम तुलु नाडु कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तुलु बोली जाती है. तुलु बेसिकली एक द्रविडियन लैंग्वेज है, और जो कासरगोड डिस्ट्रिक्ट है वहाँ उसको हम सप्त भाषा समागम भूमि कहते हैं, कि वहाँ पर 7 लैंग्वेजेस का कॉन्फ्लुएंस है. तो तुलु उसमें से एक, उन 7 में से एक लैंग्वेज है. तो अब हमारा जो सेंसस है वो कहता है कि 18 लाख लोग जो हैं वो तुलु बोलते हैं इंडिया में, जो कि मणिपुरी और संस्कृत से बहुत ज़्यादा है, ठीक है. तो लेकिन फिर भी मणिपुरी और संस्कृति को तो संस्कृत को जो है वो 8th शेड्यूल में डाला हुआ है, लेकिन इसको अभी तक नहीं डाला गया है, ठीक है. अब इसकी लैंग्वेज की कहा जाता है कि हिस्ट्री 2000 साल पुरानी है. अब जो तुलु नाडु वाला रीजन है वहाँ से सबसे ज़्यादा ये डिमांड आ रही है. जो लिंग्विस्टिक मेजॉरिटी एरिया है, दक्षिण कन्नड़, उडुपी जो कर्नाटका में, और जो कासरगोड एरिया जो है केरला का, वो कह रहे हैं कि आप इसको जो है रिकॉग्नाइज करो एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कंट्री, ठीक है. अब जो मंगलुरु, उडुपी और कासरगोड हैं, इनको ये एपी सेंटर्स हैं तुलु कल्चर के, ठीक है. यहीं से सबसे ज़्यादा डिमांड आती है.
अब ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो कैसे जो है इंडिया में जो है वो उसका स्टेटस क्या है। जो पार्ट 17 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक हैं, वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस से डील करता है। एट्थ शेड्यूल भी कहते हैं इसको, मैं एट्थ शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो आती है। तो आर्टिकल 344 सबसेक्शन 1 कहता है कि जो प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने के 5 साल के अंदर अंदर जो है 5 साल के बाद बेसिकली एक कमीशन बनाएंगे जिससे कि है ऑफिशियल लैंग्वेजेस को आइडेंटिफाई किया जाएगा। ठीक है। फिर आर्टिकल 351 ये भी कहता है कि हिंदी लैंग्वेज को स्प्रेड करना भी जो है वो भी हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन का या फिर हमारी जो गवर्नमेंट का एक तरह से दायित्व है। अब 8th शेड्यूल में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, ये 22 लैंग्वेजेस जो है वो यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। ठीक है। जो ओरिजिनली तो 14 लैंग्वेजेस थी बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन बोडो, डोगरी, मैथिली और जो संथली है वो सबसे रीसेंट एडिशंस हैं इस 8th शेड्यूल के अंदर, जो कि 2003 में डाली गई हैं। ठीक है। फिर 2011 में 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई थी, जिसमें ओडिया का जो नाम है, ओडिया ऑफ कोर्स पहले से एग्जिस्ट करती थी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में, लेकिन बस उसका नाम चेंज किया गया था, ओडिया को ओरिया कर दिया गया था। ठीक है। सो let us see this topic in English. So the topic is Tulu language. So various organizations from Tulu Nadu region, which basically lies in some districts of Karnataka and Kerala, they are demanding that their language, Tulu language, must be accorded an official language status in the country. Okay. So which is this region? This Tulu Nadu region comprises of the Dakshin Kannada and Udupi district of Karnataka and the Kasargod area of the Kasargod district of Kerala. So these three basically districts, they are informally known as Tulu Nadu. Okay. So Tulu is basically a Dravidian language, and it is one of the language which is spoken in Kasargod. Kasargod is known as the Sapt Bhasha Samagam Bhumi, where 7 languages are converging. Okay. Or the confluence of 7 languages had happened, and Tulu is one amongst those 7 languages. So the census has reported that there are more than 18 lakh people who are the native speakers of Tulu in India. So this number is so high that it is larger than the number of speakers of Manipuri and Sanskrit. Manipuri and Sanskrit is included in 8th schedule of the constitution, which is the official languages of the India of the country, but Tulu has not been included yet. That's why they are demanding that it should be accorded an official language status. Okay. So Tulu is amongst the earliest Dravidian languages, and it is said that it has a history of more than 2000 years. Okay. So this Dakshin Kannada Udupi region in Karnataka and northern part of Kasargod district of Kerala, this region is informally known as Tulu Nadu. So these people are demanding an official language status for this Tulu language. So how does the Constitution of India deal with the official languages of the country? Okay. So part 17 of the Indian Constitution deals with the official languages, and articles 343 to 351, they deal with this official languages of India. Okay. So 8th schedule is basically the dealing with these official languages. Article 344 is saying that once the constitution starts, after the expiry of 5 years, the President of India will constitute a commission to recognize the official languages of the country. Okay. And Article 351 is also saying that it is the duty of the Union of India to spread the Hindi language so that it can serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India. Okay. So these are the languages which are currently enjoying the official language status in India. So these are the 22 languages total. Okay. So originally there were 14 languages which were included in the constitution, but with time, over a period of time, more languages were added. The most recent additions were Bodo, Dogri, Maithili and Santhali, which were added in 2003 via the 92nd Amendment Act, and in 2011 the Constitutional Amendment Act of the 96th Constitutional Amendment Act was enacted, and it merely changed the name of Odia to Oriya. So Odia was already a part of official languages, but it changed the name of Odia to Oriya. Okay. So
Friends, these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.